हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मधु भल्ला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू करती हूँ जो मेरे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए कुछ करें। तो एक ये छोटा सा आपकी स्टडी में हमारा योगदान है अभ्यास का, कि हम आपको जो है अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और बच्चे जो है रिवाइज कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और आप अपने एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, नई चीज़ों को सीख रहे हो। और ये वाला जो चैप्टर है ये सेकंड पार्ट है। मैंने पहले मैटर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया, दिस इज सेकंड पार्ट। आप इसके नोट्स बना सकते हो, आप इसी को रिवाइज कर लेना, आपको जो है बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप साथ साथ जो है नोट्स लिखो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है 3 हिस्सों में एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके जी, इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले जो सॉलिड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल टाइटली हेल्ड अप होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसमें कुछ भी गैप नहीं होता। ठीक है, और जो लिक्विड है, लिक्विड में क्या होता है, यहाँ पे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं इसमें थोड़ा सा गैप होता है, मतलब बीच में स्पेस होती है। और ये जो गैसेस हैं, गैसेस में तो काफ़ी स्पेस होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो जो सॉलिड है, सॉलिड में अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप वुड का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, वुड हो गया, स्टील हो गया। ठीक है, आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। उसके बाद जो लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में ऑयल आएगा। ठीक है, ऑयल आ गया, वाटर आ गया। ठीक है, ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं। गैसेस में जो है आप लिख सकते हो, गैसेस में एयर का एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसी के बेस पे जो वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि वाटर जो है कितनी स्टेजेस में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले है वाटर। वाटर जो एग्जिस्ट करता है वो भी 3 स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड स्टेट, और गैसियस स्टेट। ठीक है, कैसे, अगर मान लो आपने कोई सॉलिड लिया, ठीक है, सॉलिड में मतलब आइस आ गया, फॉर एग्जांपल दिस इज आइस। ठीक है, आपने इसको हीट किया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि इसने मतलब हीट को एब्जॉर्व किया। ठीक है, अब इसको और आप हीट करोगे लिक्विड को, तो यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आएगी कि वाटर जो है स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टीम प्रोसेस। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब आपने आइस को गर्म किया तो वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को आपने और हीट दी, यहाँ पे हीट आएगा भी, यहाँ पे आपने उसको और हीट प्रोवाइड कराई तो यहाँ पे वो स्टीम स्टेट में आ गया। अब देखो मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रही हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। ठीक है, जो मैं लिखूंगी आप नोट्स बना लो। आप जो है अगर डेफिनेशन आती है तब भी वही लिख देना, डेफिनेशन आप वही लिख सकते हो। ठीक है, और जो इसका डिफरेंस है वो भी आप जो है लिख सकते हो। इन तीनों को मैं डिस्कस करूंगी, आप इतना ही रिवाइज कर दोगे तब भी जो है आपका जो है मार्क्स फुल आएंगे। अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सॉलिड। सॉलिड की प्रॉपर्टीज, सॉलिड होता कैसा है, सॉलिड पार्टिकल जो है इस तरह मतलब टाइटली हेल्ड अप होते हैं, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, इसके मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पे डांस करते हैं। जैसे ये देखो, इसमें बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल को अगर डांस करना जाए तो ये अपनी ही पोजीशन पे डांस करेंगे, इनके पास हिलने जुलने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखूं तो आप लिखोगे कि जो सॉलिड होते हैं उनकी एक डेफिनाइट शेप होती है, इनकी डेफिनाइट शेप होती है, डेफिनाइट शेप होती है एंड डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। जैसे मैंने वुड का एग्जांपल दिया तो वुड की एक जैसे वुड टेबल है तो उसकी एक डेफिनाइट शेप है। जैसे ब्लैक बोर्ड की बात करूं तो उसकी भी एक शेप है प्रॉपर। ठीक है, अब सेकंड है जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो रिजिड होते हैं।
क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये जो है ओनली वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी ही पोजीशन पे, मीन पोजीशन, ठीक है। टू एंड फ्रो का मतलब जैसे ये दो मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो अगर इसको डांस करना है तो ये यहाँ पे ही आगे पीछे थोड़ा बहुत डांस कर लेगा और इसके आगे नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब है इनके बीच में स्पेस नहीं होता, तो ये अपने ही मीन पोजीशन पे डांस करते हैं। सेकंड है जो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब ये जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। इनको ब्रेक करना जो है आसान नहीं होता रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल जो है इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। बट इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल इसलिए बोला गया काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूव के लिए बनी है कि अगर कोई चीज़ें मूव करती हैं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखो जो सॉलिड जो है, ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये जो है मूव नहीं करते, अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। मूव तब करेंगे जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट देते हो, तो ये जो है कन्वर्ट, जब वो लिक्विड स्टेट में आएंगे तब जो है ये मूव करेंगे। तो जहाँ पे मूवमेंट की बात आएगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। और अगर एक और प्रॉपर्टी लिखूं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये देखो मॉलिक्यूल बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है। ये इसके मॉलिक्यूल बिल्कुल साथ साथ चिपके हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि इट्स मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो है फ्लो नहीं करते, कैन नॉट फ्लो, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करते। दूसरा है कि इनके मॉलिक्यूल्स की फिक्स पोजीशन होती है, मॉलिक्यूल्स आर इन फिक्स पोजीशन। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, दोबारा सुनो। सॉलिड जो है इनकी डेफिनाइट शेप होती है, मतलब डेफिनाइट शेप आपको दिखती है, डेफिनाइट ही वॉल्यूम होता है। ये रिजिड होते हैं, काफ़ी सख्त होते हैं। ये जो है अपनी ही पोजीशन के यहाँ पे ही अपने जो है आगे पीछे मूव करते हैं, इनको हिलने जुलने के लिए जगह नहीं मिलती, ठीक है। दूसरा है जो इसके अंदर पूछा जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है स्ट्रांग होती है कि वीक होती है, तो सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है। काइनेटिक एनर्जी इसमें लेस होती है, क्यों? क्योंकि इट्स मॉलिक्यूल जो है मूव नहीं कर सकते। तीसरा है इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करते और इनकी एक फिक्स पोजीशन होती है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ लिक्विड की। लिक्विड का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, अब अगर मैं लिक्विड की प्रॉपर्टी लिखूं तो आप इसको जब अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि डेफिनेशन दो, तो आप चाहे ये वाला जो है लिख सकते हो डेफिनेशन में सारा कुछ, अगर मान लो, और अगर आपको डिफरेंस आता है तो डिफरेंस में भी ये लिख सकते हो। आगे है लिक्विड में क्या होता है, ये देखो ये लिक्विड है, लिक्विड में हल्का सा स्पेस होता है ऐसे। अब देखो जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, ये वाटर लिया एक वेसल में, यहाँ पे ये वाटर है, वाटर के अंदर मैंने जब यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया तो यू विल नोटिस दैट सॉल्ट जो है डिसअपियर हो जाता है, इसी पानी के अंदर घुल जाता है। तो कहने का मतलब अब मेरे को यहाँ से क्वेश्चन एक राइज होगा कि इसका वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, तो कभी भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। दूसरा, अगर पूछा जाए कि ये सॉल्ट कहाँ गया, तो ये जो स्पेस थी ना इसके बीच में, ये वाली स्पेस जो इसके अंदर है, ये इसको फिल कर लेता है, ठीक है, ये स्पेस को फिल कर लेता है, तो इसी के अंदर घुल जाता है, इसलिए इसका जो है होमोजीनियस ये जो है सोल्यूशन बनता है कि अलग से सॉल्ट दिखता नहीं है,
ठीक है। तो कहने का मतलब है सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हैज ए डेफिनाइट वॉल्यूम, डेफिनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनाइट शेप, नॉट ए डेफिनाइट शेप। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं, डेफिनाइट शेप। अब देखो जैसे आप दूध लेने जाते हो तो 1 लीटर दूध चाहिए, तो आपको दूध वाला जो है 1 लीटर दूध ही देगा। अगर आप बोलते हो कि 1 लीटर जो है ऑयल चाहिए, ऑयल का पैकेट लेके आते हो, उस पर लिखा होता है 1 लीटर ऑयल, ठीक है। तो वो जो है कहने का मतलब है कि वो उसका डेफिनाइट वॉल्यूम है, ठीक है, बट उसकी डेफिनाइट शेप नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने इसको इस तरह के वेसल में डाला तो वाटर जो है इसकी शेप ले लेता है। अगर आपने इस तरह का वेसल है आपके पास तो वाटर जो है इसी की शेप ले लेगा। अगर आपके पास ऐसे कोई वॉल्यूम बॉटल है तो वो वाटर जो है इसकी शेप ले लेता है। कहने का मतलब है इसका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं है, हैज ए डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनाइट शेप। तो मतलब वॉल्यूम तो डेफिनाइट है लेकिन जो शेप है वो जो है नहीं है, डेफिनाइट शेप नहीं है। दूसरा है कि ये जो लिक्विड है नॉन रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। सेकंड आप लिख सकते हो ये लिक्विड्स कैन फ्लो, ये फ्लो कर जाते हैं, कैन फ्लो। जैसे आप पानी को गिरा देते हो तो पानी फ्लो करता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इट्स मॉलिक्यूल, इट्स मॉलिक्यूल्स कैन मूव, कैन मूव within the boundary of vessel, बाउंड्री ऑफ वेसल। जिस वेसल में आपको डाला है, आपने उसको डाला है लिक्विड को, वो जैसे मान लो ये लिक्विड है, यहाँ पे आपने पानी डाला तो ये इसकी बाउंड्री के अराउंड ही रहता है ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके मॉलिक्यूल जो है कैन मूव विद इन द बाउंड्री ऑफ ए वेसल, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हो इसकी प्रॉपर्टी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इट्स मॉलिक्यूल, इट्स मॉलिक्यूल आर लेस क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। अब उसके बारे में लिखते हैं कि जो इसकी पोजीशन के बारे में, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूल पोजीशन, मॉलिक्यूल्स पोजीशन आर नॉट फिक्स, इसकी मॉलिक्यूलर पोजीशन जो है फिक्स नहीं होती। दूसरा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, फोर्सेस आर लेस स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग मतलब इसके वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे हैं, यहाँ पे इनके बीच की जो फोर्स है वो जो है कम होती है। लेकिन अगर यही मैं बात करती सॉलिड की, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने बोला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है लिक्विड की काफ़ी जो है कम होती है, लेस स्ट्रॉन्ग, ओके। अब बात करते हैं गैसेस की। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस का ना तो वॉल्यूम जो है डेफिनाइट होता है और ना ही उसकी शेप डेफिनाइट होती है। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं गैसेस की तो आप लिख सकते हो नीदर ए डेफिनेट, नीदर ए डेफिनाइट वॉल्यूम, डेफिनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड नॉर ए डेफिनाइट शेप, नॉर ए डेफिनाइट शेप, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो में काफी गैप्स होता है, ठीक है, ये इजीली मूव कर जाती हैं, ठीक है। तो ये नीदर ए डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर ए डेफिनाइट शेप, ना तो इसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना ही इनकी शेप होती है। अगर सेकंड बात करूं तो ये जो है नॉन रिजिड होती हैं, नॉन रिजिड। जैसे सॉलिड जो है काफी रिजिड थी तो थोड़ी लेस लिक्विड जो है, लिक्विड भी नॉन रिजिड में आते हैं। लिक्विड जैसे फ्लो कर रहे थे गैसेस भी फ्लो करते हैं, तो ये लिख सकते हो कि गैसेस कैन फ्लो, ठीक है। और गैसेस और लिक्विड को, गैसेस एंड लिक्विड दोनों को फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्लो कर पाते हैं, ठीक है, फ्लूइड बोला जाता है।
अब है इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, आप लिख सकते हो कि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, इट्स मॉलिक्यूल फ्रीली मूव्स मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका रूम है, यहाँ पे आपने स्प्रे किया परफ्यूम का, तो ये पूरे रूम में ये फैल जाता है। तो यहाँ पे ये क्योंकि ये लिक्विड था, आपने इसको जो है स्प्रे किया, तो ये जो गैसेस जो हैं डिफ्यूज होती हैं, तो ये जो है दूर तक खुशबू जाती है, तो इसके मॉलिक्यूल जो है फ्री स्पेस में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। अब है जो इसकी जो मॉलिक्यूल की पोजीशन है, मॉलिक्यूल्स पोजीशन आर नॉट फिक्स, इनकी फिक्स नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक होती है, आर वीक। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लिख सकते हो पेपर में। आप इतना भी रिवाइज कर दोगे तब भी आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, आप वीडियो को जो है दोबारा चलाओ और देखो, फिर आपको क्लियर होगा। अगर आपको अब एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम्पल बताओ सॉलिड के, लिक्विड के और गैसेस के, तो आप ये रिवाइज कर सकते हो। गैसेस के फर्स्ट है, जैसे मैं लिखूं आइस लिखूं, सेकंड आप लिख सकते हो सिल्वर, गोल्ड वुड, ठीक है, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ आप लिख सकते हो प्लास्टिक, सिक्स्थ आप लिखो शुगर, ये भी सॉलिड में ही आता है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो आप इसमें वाटर लिख सकते हो, ऑयल लिख सकते हो, ठीक है, हनी लिख सकते हो, नाइट्रिक एसिड आ गया, नाइट्रिक एसिड, डिटोल आता है, ये भी लिक्विड में ही आता है। ठीक है, ये लिख सकते हो, हनी लिख सकते हो। अगर मैं गैसेस की बात करूं तो आप लिखोगे स्टीम लिखोगे, एयर लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन लिख सकते हो गैसेस में, और भी आप गैसेस के नाम ऐड कर सकते हो। अब देखो कि जब कुछ स्टेट्स होती हैं, जब चेंज होती हैं, तो उसका क्या मीनिंग है। जब देखो कोई चेंज ऑफ स्टेट होती है, चेंज ऑफ स्टेट प्रोसेस आता है, तो ये वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस कि जब कोई लिक्विड या सॉलिड एक स्टेट से, मतलब वन स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला यहाँ पे कि ये वो प्रोसेस है जो वन स्टेट टू अनदर स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्यों हुआ, जहां तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब हीट, जहां वो हीट को रिजेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब हीट, और रिजेक्शन लिखो, रिजेक्शन ऑफ हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो। आप देखो, आपके पास अगर मान लो कोई सॉलिड है, सॉलिड में आइस भी आता है, ठीक है, आपने आइस को हीट किया, तो जब आप हीट कर रहे हो दैट मीन सॉलिड जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जब आपने इस हीट को इसने एब्जॉर्ब किया तो इसके मॉलिक्यूल जो है, जो एक दूसरे से जुड़े थे, वो ब्रेक हो गए, तो वो किस में चेंज हो गए, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में। अब मैंने लिक्विड को फर्दर हीट किया, यहाँ पे फर्दर हीट किया, तो दैट मीन जब मैंने उसको फर्दर हीट दे रही हूँ और हीट दे रहे हैं, तो वो जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वापस लिक्विड, तो वो लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में। ओके जी, गैसेस में। क्लियर। अब देखो, जब कोई सॉलिड जैसे आइस है, आइस लिक्विड में
जो है कन्वर्ट हुआ, तो इस स्टेट को क्या बोला जाता है? तो इस स्टेट को हम बोलते हैं मेल्टिंग। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग स्टेट। ओके, अब देखो ये लिक्विड जो है किस में कन्वर्ट हुआ? गैसेस में। क्यों? क्योंकि उसने आपने उसको हीट और एब्जॉर्ब दिया, तो वहां पे जो प्रोसेस चलता है उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। ओके, अब देखो गैसेस जो हैं, जब इन्होंने हीट को रिजेक्ट किया, हीट रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे जो है बनता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपने फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकाली, मान लो ये बोतल है, ठीक है, अब पानी की बोतल को बाहर रख देते हो ठंडे पानी की, तो यू विल नोटिस दैट अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो तो आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो है आ जाते हैं। और आपने देखा होगा जब आप इस बोतल को टेबल से हटाते हो तो यहाँ पे आपको वाटर दिखता है नीचे, ठीक है, तो इसके ये पार्टिकल जो है हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। आप ये एग्जांपल घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। कंडेंसेशन मतलब जब आपने इसको पानी की बोतल को फ्रिज से निकाल के टेबल पे रखा, तो टेबल के सरफेस पे वाटर जब आता है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं पानी के, तो ये जो है प्रोसेस जो है बनता है कंडेंसेशन का, ठीक है। उसके बाद है जब आपने लिक्विड को फ्रीज किया, रेफ्रिजरेटर में रखा, यहाँ पे भी हीट जो है रिजेक्शन हुआ, वाटर को आपने वापस रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो वो जो है किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस। दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग प्रोसेस। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। इसके आगे बताती हूँ। अब देखो मैंने एक वेसल लिया, दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर में पूछा भी जाता है, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो तो हो जाता है। मान लो आपके पास ये वाटर है, सॉरी, यहाँ पे मैं इस वेसल में जो है आइस ले रही हूँ, दिस इज कॉल्ड आइस, ठीक है, ये आइस है। आपने इस वेसल में आइस डाला, आइस के क्यूब डाले, ठीक है, ये आइस है, ठीक है। आपने एक छोटा सा थर्मामीटर यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक थर्मामीटर लगा दिया, ठीक है। अब देखो मैंने इसको हीट देना शुरू किया, इस वेसल को, ठीक है। अब मैं इसको हीट दे रही हूँ, ये हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है राइज नहीं कर रहा। टेम्परेचर डज नॉट राइज, टेम्परेचर जो है राइज नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर आपको पूछा जाए कि ये क्यों हुआ, ठीक है, डज नॉट राइज, इसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? पहले तो आपको इस प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए। ये जो हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोला जाता है। लेटेंट हीट का मतलब छुपी हुई एनर्जी, हिडन एनर्जी, हिडन एनर्जी बोलते हैं इसको, ठीक है। हिडन हीट, जिसको आप एनर्जी की बजाय आप हीट लिख लो, छिपी हुई हीट। जैसे ही ये सारी जो है आइस मेल्ट कर जाएगी, तो यू विल नोटिस दैट जैसे ही ये सॉलिड पार्टिकल कन्वर्ट हुए लिक्विड स्टेट में, इसका टेम्परेचर जो है राइज करेगा। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो ये जो है एक ऐसी स्टेज आएगी, ये जो लिक्विड था बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पूछा जाए कि हमने इसको हीट दी सॉलिड को, बट इसका टेम्परेचर हाई इंक्रीज नहीं करा, तो क्या वजह है, क्या रीजंस है? तो आप लिखोगे कि दिस इज ए लेटेंट हीट, दैट इज दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसका मतलब है कि छिपी हुई एनर्जी या छिपी हुई हीट, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसके जो मेल्टिंग मैंने आपको समझाया, मैं उसको भी आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेल्टिंग का मतलब है जैसे आपने आइस को हीट दी, यहाँ पे हीट इसने एब्जॉर्ब करी, आइस ने हीट एब्जॉर्ब करी, हाइट जो है ये जो है सॉलिड स्टेट है।
जैसे ही इसने हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इनको जो है बोला जाता है मेल्टिंग। उसके बाद है एक और चीज मेरे को डिस्कस करनी थी इसमें, एक और चीज है, ये देखो ये, चलो मैं आगे कर देती हूँ, ठीक है, पहले तो ये समझो। आगे है, अगर मैं कहती हूँ कि कोई जो है गैसेस जो हैं, गैसेस अगर हीट को रिजेक्ट करती हैं, रिजेक्शन मतलब हीट उनको नहीं चाहिए, तो वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, जब हीट रिजेक्ट करेगा तो वो बोलते हैं डेपोजिशन। देखो डेपोजिशन मतलब कि ये गैसेस थी, गैसेस ने हीट को रिजेक्ट कर दिया तो वो कंडेंस हो जाता, मतलब यहाँ पे ये सॉलिड बन जाता है, ठीक है। तो डेपोजिशन मतलब जो भी सॉलिड फॉर्मेशन होती है। एक होता है जैसे सॉलिड है, अगर सॉलिड जो है डायरेक्टली, अगर आप इसको हीट मिले तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू मतलब सॉलिड और यहाँ पे गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब किया, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। जैसे आपने देखा होगा जब विंटर अब जैसे खत्म हो रहा है तो यू विल नोटिस दैट जब आपके मदर जो आपके गर्म क्लोथ को जो है बेड के अंदर रखेंगे, ठीक है, जहाँ उसको संभालेंगे, तो उसमें नेप्थलीन के बॉल्स डाले जाते हैं, नेप्थलीन की गोलियां डाली जाती हैं। नेप्थलीन की गोलियां सॉलिड स्टेट में होती हैं, तो जब अगली नेक्स्ट जो है विंटर आएगा तो तब आप ये जो कपड़े निकालोगे तो ये जो आपने नेप्थलीन के बॉल डाले थे तो ये डिसअपेयर हो जाते हैं, ये डिसअपेयर हो जाते हैं, आपको ये दोबारा नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हुआ गैसेस के अंदर। तो आपने देखा होगा कपड़ों में से खुशबू सी आती है, गोलियों की जो है खुशबू आती है, तो पता चल जाता है कि आपने कपड़े जो है वहां पे नेप्थलीन की गोलियां रखी थी। इज दिस क्लियर? अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फ्रीजिंग की, फ्रीजिंग, अब जैसे समर शुरू हो रहा है तो आप क्या करते हो, पानी लेते हो, वाटर लेते हो, आप उसको जो है फ्रिज में रखते हो, तो ये जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्टेट देखो, यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन ऑफ हीट, यहाँ पे आपने उसको हीट नहीं दी, इसने हीट को रिजेक्ट किया, तो वो ये लिक्विड स्टेट थी और लिक्विड से किस में बन गया, सॉलिड स्टेट में, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, मतलब जिसमें स्टेट चेंज हो रही है, जैसे वाटर टू लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब अगर देखो कोई सब्सटेंस है, अगर कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस, ये कोई सब्सटेंस है आपके पास, अब इसको अगर आप कितने अमाउंट ऑफ हीट देते हो, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब, जहां वो हीट को रिजेक्ट करता है, अमाउंट मतलब कितनी आपने उसको हीट दी जहां वो हीट को रिजेक्ट करेगा, हीट रिजेक्टेड जो अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग आप लिख सकते हो, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, सिंपल सा एग्जांपल है, ये देखो सॉलिड है कोई, ये कोई सब्सटेंस है, मैंने इसको हीट दी, अब कितनी हीट आपने उसको दी, ठीक है, अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप इसको हीट दे रहे हो तो इससे इसका टेम्परेचर और राइज हुआ, तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, मतलब स्टीम बन गई इसकी, तो मतलब ये गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यहाँ पे वेपोराइजेशन हो गया। समझे मेरी बात? इसमें मैंने बोला कि कितने अमाउंट ऑफ आप किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हो जहाँ हीट वो रिजेक्ट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को जो मेजर किया जाता है वो जाउल पर किलोग्राम, क्लियर जी? अब देखो कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड स्टेट है, तो वाटर जो है एक्सपैंड ऑन
फ्रीजिंग, आपने इसको रिवाइज करना है। एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग, जब फ्रीजिंग होता है तो वो एक्सपैंड करता है, लेकिन अगर वैक्स अगर ले ले तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑन, कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग। जैसे मान लो आपके घर में बटर पड़ा है, तो आपने वो जो है लिक्विड स्टेट में है, आप उसको जैसे ही रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो मतलब ऑन फ्रीजिंग, आप रेफ्रिजरेटर में फ्रीज होने के लिए रखते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ओके जी, ठीक है। बटर का एग्जांपल वैक्स के साथ आप जोड़ सकते हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जो लिक्विड स्टेट थी वो जब सॉलिड में आ जाती है तो लिक्विड जो है कॉन्ट्रैक्ट होके सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस जो है डिक्रीज करेगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो। प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो आइस का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर इसी में बात करूं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स की बात करूं तो ये भी इंक्रीज होगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर जो है यहाँ पे अगर आइस की बात करें कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, तो अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तो आप लिखोगे डिक्रीज करेगा। अगर आपको यही एग्जांपल वैक्स पे पूछा जाता है तो प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज ऑल्सो इंक्रीज। अब अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है, मान लो ये जो है आइस के अंदर, आइस के अंदर अगर मैं सॉल्ट ऐड कर दूं तो क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा अभी जैसे समर शुरू होने वाला है तो उसमें क्या होता है, आपने देखा कुल्फी वाला आता है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा वो क्या कहते हैं कि आइस के अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो जब सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है किसी आइस के अंदर, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। ये मतलब इतनी जल्दी नहीं पिघलता, फ्रीजिंग मिक्सचर, ये फ्रीजिंग मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब आप किसी आइस के अंदर सॉल्ट इंक्रीज करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वहां पे डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। वहां पे क्या करेगा, डिक्रीज। क्लियर, मतलब आइस जो है जल्दी नहीं पिघलती। अगर आइस के अंदर आप सॉल्ट ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर। जैसे कुल्फी वाला जो है पूरा दिन गलियों में घूमता है तो वो क्या करते हैं कि आइस के अंदर सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जिससे बर्फ जो है आसानी से नहीं पिघलती, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल था। आप ये भी जैसे अब वेंडर आएगा ना आइसक्रीम बेचने वाला, तो आप उससे पूछना कि आप जो है आइस के अंदर सॉल्ट क्यों ऐड करते हो, वो बताएगा आपको, आप उससे पूछना, ठीक है। अब देखो, अब जो कुछ चीजें और हैं कि जैसे हम बात करें वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग की बात करें, ठीक है। अब वाटर है, जो आपके पास नॉर्मल वाटर है, तो आप वहां पे जो अगर आपको पूछा जाए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी लेस होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जब आप उसको हीट दे रहे हो वाटर को, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे स्टीम बन जाती है, ठीक है, स्टीम बन जाती है। तो दैट मीन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जैसे मैं बोलूँ कि ये एक टम्बलर है, इसमें आपने पानी डालना है और एक ये जो है गर्म पानी है, ठीक है, बॉइल्ड वाटर है। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आप आसानी से हाथ डाल सकते हो, लेकिन ये वाले वाटर में जिस वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब पानी जो है बिल्कुल गर्म है, ठीक है, जब आपने उसको हीट दी तो ये पानी वॉयलेंट हो जाता है, तो आप इसमें हाथ नहीं डाल सकते, ठीक है जी। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिंपल वाटर है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उसमें लेस काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन जिसमें जो है वेपर जो है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई टम्बलर रख रहे हो तो उसमें अगर आपने आइस जमा रखा है
तो आप अगर उसको बाहर जो है टेबल पे रख देते हो तो यू विल नोटिस दैट कि उसके टेबल के सरफेस पे वाटर जो है अपने आप जो है आ जाता है। वो रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कंडेंस होना शुरू कर देते हैं, और ये जो है ये यहाँ पे वाटर जो है आ जाता है। इज दिस क्लियर? अब कुछ पॉइंट और नोट करो कि अगर बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट जो है ये दोनों सेम होते हैं, ये सेम होते हैं, और क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो कंडेंसेशन भी 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम। क्लियर? एक तो ये इसका पॉइंट है। इसके साथ जो है जितने भी लिक्विड्स हैं, ऑल लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो है, ठीक है, वो एक्सपैंड करेगा जब आप उसको हीट करोगे। क्लियर? अब देखो अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाई इज डिफिकल्ट टू कुक वेजिटेबल एट द माउंटेन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है, आपके नोटबुक में जो है पीछे लिखा भी हुआ है। अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ प्रेशर इज वेरी लो। प्रेशर इज वेरी लो, ठीक है, प्रेशर इज लो लिख सकते हो, प्रेशर इज लो। अब क्या किया, अगर यहाँ पे ये वेजिटेबल जो है कुक नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम उस केस में प्रेशर कुकर जो है यूज करते हैं। प्रेशर कुकर जो है फास्ट वेजिटेबल को फास्ट कुक करता है, इसलिए प्रेशर कुकर को जो है लिया जाता है। यहाँ पे वेजिटेबल जो है प्रेशर कुकर के अंदर वेजिटेबल इजीली कुक हो जाती हैं। क्यों होती हैं? कि यहाँ पे जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज, यहाँ पे जो है प्रेशर कुकर में वेजिटेबल इसलिए इंक्रीज हो जाती है, जल्दी पक जाती है, बिकॉज ऑफ प्रेशर जो है इंक्रीज करता है। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? अब देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक्रीज एक और भी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड तब भी इंक्रीज करता है जब आप लिक्विड के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हो। इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हो, इम्प्योरिटीज आर एडेड। कैसे? अब देखो आप ये वाटर लेते हो, वाटर के अंदर जब आपने सॉल्ट ऐड कर दिया तो ये सॉल्ट जो है एक इम्प्योरिटी का काम करता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का इंक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीज कर जाता है। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। इससे जो है आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, क्वेश्चन को रिवाइज करो, ताकि जो है आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओ। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा, कुछ नया सीखा, तो आप लाइक करके ज़रूर जाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ लेके आती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।